नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए 8422840000। यह हमारा नंबर है। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिंक होता है। लिंक में आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजने की सुविधा पाते हैं। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो अब बात आज के मुद्दे की करते हैं और आज का मुद्दा अमरनाथ यात्रा के आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है। देश में कुछ लोग हैं जो देश में आग लगाकर आतंक का दहन करना चाहते हैं। ऐसे में आतंक अगर मिट भी गया तो देश जलता रहेगा। तो क्या देश की एकता और अखंडता की कीमत पर आतंक से मुक्ति चाहते हैं हम? आतंक का धर्म होता है या नहीं, इस बहस के चोले में देश को सांप्रदायिक नफरत के जहर में डुबोया जा रहा है। कुछ कड़वे लेकिन बुनियादी सवालों की अनदेखी की जा रही है। 20 करोड़ मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं। आतंक उन्मूलन की आड़ में उनको नफरत का शिकार बनाकर आतंक की लड़ाई जीतने का जो दावा कर रहे हैं, क्या वो देश के हित में है? क्या राष्ट्र प्रेम की भावना को गुमराह करना देश के हित में है? या फिर जैसे मोदी सरकार आतंक के आका को घेर कर मारने में लगी है, वो तरीका है? कश्मीर में कश्मीर के लोगों का दिल जीतकर आतंकियों का सफाया हो या उनकी छाती में गोली मारकर? यह देश के सामने बड़ा सवाल है। पाकिस्तान पर हमला हो या फिर उसे आतंकी देश घोषित करवाकर उसे अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाए? सारे सवालों का जवाब देखिए, राय बनाइए, घंटी बजाइए। हमारी मांग है कि भारत पाकिस्तान को आतंकी देश बनवाकर आतंक का अंत करे। मैं जब सुबह उठी तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मुझे बहुत रोने जैसा आया। अभी मुझे जल्द से जल्द अपने दादी से मिलना है। महाराष्ट्र के दहाड़ू के रहने वाले ये वो बच्चे हैं जिनकी दादी अमरनाथ यात्रियों पर अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में अपनी जिंदगी खोने वाले 7 लोगों में से एक थी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, पर मेरी दादी मेरे को छोड़ दी। देश में अब अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद दहशत के सर्वनाश का रास्ता चुनने की बहस छिड़ गई है। एक रास्ता है गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, जो कहता है संयम के साथ आतंक का समूल नाश हो। किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर में नहीं की है, और हमला जो हुआ है वो तो आतंकवादियों का हमला था। और आज जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि समाज के सभी सेक्टर ने कश्मीर में इसको कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, मेरे हौसले की अफजाई हुई है। मैं पुनः कश्मीर की पूरी आवाम का अभिनंदन करता हूं। पूरी आवाम को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं। लेकिन आतंक के खिलाफ दूसरे रास्ते से चलने के लिए ललकार रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया। आर्मी के हवाले कश्मीर कर दो और आर्मी को फ्री हैंड दे दो। 1 सप्ताह में आर्मी में कश्मीर में आतंकवाद समाप्त कर देगी। को 24 घंटे में फुल पावर देकर केंद्र सरकार इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध में कश्मीर में वॉर घोषित करे। वी शुड डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट इस्लामिक जिहादी टेररिज्म इन कश्मीर एंड दैट शुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए आज देश को यह समझना जरूरी है कि आखिर आतंक का विध्वंस किस रास्ते से होगा, संयम के साथ रणनीति बनाकर या फिर अतिवाद का बम फोड़कर। सोमवार रात अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जनता आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ जब प्रदर्शन करके अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी, तब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो हर हमले की कड़ी निंदा करने की वजह से सोशल मीडिया में निशाने पर रहते हैं, वो आतंक पर सीधा वार करने की जगह कश्मीर और कश्मीरियों को सैल्यूट कर रहे थे। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, उससे हम लोगों को बेहद तकलीफ हुई है और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे में रहा है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का। कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं। समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है।
और मैं कह सकता हूं कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है। आतंकी हमले के बाद एक तरफ शोक में डूबे परिवारों को देखना और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री को कश्मीर और कश्मीरियत को सलाम करते सुनना हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे। शायद इसलिए क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक के वो बयान आपके जहन में होंगे जब आतंक के खिलाफ सीधे मुकाबले की बात कही जाती थी। जैसे 2013 में श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के बाद राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। इससे सुनिए। आतंकवाद के सफाये की बात तो बहुत दूर, कम होने की बात तो दूर, निरंतर आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को एक फर्म कन्विक्शन के साथ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। संभव है कुछ पुराने नारों की वजह से आपने भी ये छवि बना रखी हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आतंक को खेत से फसल की तरह काट सकती है, लेकिन सच्चाई चुनावी नारों से कहीं दूर होती है। फिर वही सवाल उठता है और वहीं आकर टिक जाता है कि आखिर आतंकवादियों को जवाब कैसे दिया जाएगा। यह संपूर्ण हमले की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की सुरक्षा की विफलता है, सरकार की आतंकवाद को खत्म करने की विफलता है। यदि आतंकवादी के समर्थन सेना पर हमला करते हैं और रबर की गोली नहीं चलाओगे तो अमरनाथ यात्री पर आतंकवादी हमला नहीं करेंगे तो क्या करेगा? यह सरकार की विफलता है। एक मुसलमान मारा जाता है तो रोने लग जाते हो। ये 5 हमारी माताएं मारी गई, आपको रोना नहीं आ रहा है क्योंकि वह हिंदू है। आपका हिंदू और मुसलमानों से डील करने का मापदंड बदल गया है। प्रवीण तोगड़िया अकेले नहीं है। ऐसी ही सोच के साथ आतंक को खत्म करने की वकालत बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी करते हैं। अब तो घड़ा भर गया है, हम किसी बात पर वचनबद्ध नहीं है और इसके लिए कड़ी जवाब एक ही होती है, वो है कि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र के शासन के अधीन लानी चाहिए गवर्नर के जरिए। तोगड़िया और स्वामी की बात सुनकर आपको लग सकता है कि आतंक को खत्म करने का सीधा यही तरीका सही है, लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों लोग देश पर हुए आतंकी हमले को धर्म के चश्मे से आपको दिखा रहे हैं। इसलिए 2 तस्वीरें आपको अब देखनी जरूरी है। एक तरफ तस्वीर है इस्माइल की, दूसरी तरफ तस्वीर है सलीम की। नाम सुनकर धर्म का अंदाजा आपने लगा लिया होगा, लेकिन दोनों तस्वीरों की कहानी बहुत अलग है। इस्माइल वो पाकिस्तानी आतंकी है जो अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है, लेकिन सलीम उसी हमले का शिकार हुई बस का बहादुर ड्राइवर जिसने अपनी सूझबूझ से बस में सवार 50 और श्रद्धालुओं की जान बचाई। अब जरा सलीम की बात आप सुनिए। अगर आप डर जाते तो शायद और बड़ा हादसा होता है, पर ऐसे टाइम में मालिक ने, बाबा ने हिम्मत दे दी, तो जान जब आती है तो मालिक ने हिम्मत दे दी तो निकल गए। अब आप तय करिए, क्या आतंक को प्रवीण तोगड़िया के दिखाए धर्म के चश्मे से देखेंगे? क्योंकि अगर इस्माइल जैसों को पाकिस्तान आतंकी बनाकर भारत में हमले कराता है तो सलीम जैसे देशभक्त भी हैं। आप कहेंगे फिर कैसे आतंक का नाश होगा? अब यहाँ शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान सुनना आपके लिए जरूरी है। 1996 में जब अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला करने की धमकी वहां के आतंकवादियों ने दी थी, तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी मुंबई में थे और बाला साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा था, इशारा दिया था, गर्जना की थी, अगर वहां कश्मीर में हमारे एक भी अमरनाथ यात्रियों को धक्का लगता है, उनको बाल को भी धक्का लगता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर देखो क्या होता है। मुंबई नहीं, पूरे देश से हज के लिए एक भी जहाज नहीं उड़ेगा। उसके बाद अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा मिली और आतंकवादियों ने भी जिस तरह से बाद में भाग गए वहां से, तो आज भी उसी तरह से कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। किसी भी सांप्रदायिक घटना या आतंकी घटना के बाद समाज को 2 हिस्सों में बांटने वाले
तत्व सक्रिय हो जाते हैं। एक धड़ा हिंदू हित और राष्ट्रवाद की अलख जगाने लगता है, जबकि दूसरा धड़ा नॉट इन माय नेम के नाम पर मोमबत्तियां जलाता है। फिर सवाल उठता है कि क्या सरकारों ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया? आइए इसका जवाब हम आपको देते हैं। अगर आपको लगता है कि देश में सरकार आतंक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही, तो जरा कुछ आंकड़ों पर अब नजर डाल लीजिए। 2014 से अब तक देश में 483 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सिर्फ 2017 की बात करें तो अब तक 95 आतंकी इसी साल मारे गए हैं, जबकि इस साल 7 अमरनाथ श्रद्धालु समेत 37 आम नागरिक आतंकी हमले में मारे गए। पिछले एक साल के भीतर कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी, बशीर लश्करी और सब्जार बट जैसे बड़े आतंकवादियों को ढेर किया गया है। संभव है कि आपको लगे कि इतना कुछ करने के बाद भी आतंकी घटनाएं रुक कहां रही हैं। इसीलिए हमने सरकार के बड़े मंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से पूछा, आखिर अब दहशतगर्दों का अंत सरकार कैसे करेगी? कल जब हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है देश इस पर झुकेगा नहीं, तो एक संकेत समझना चाहिए। और बाकी तो चर्चा इस पर होगी। सेना के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि सेना सक्षम है, लेकिन जब देश का एक संकल्प है तो रहना चाहिए भारत न झुका है न झुकेगा और सुरक्षा के लिए हमेशा संकल्पित है। आतंकवादियों का समर्थन नहीं करेंगे तो आतंकवादियों को घुस के मारेंगे भी क्या? पाकिस्तान का हाथ होने के सीधे सबूत मिले। बिल्कुल आतंकवादियों के साथ सख्त व्यवहार किया जा रहा है। मैं आज कहता हूं दोबारा, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मुझे कोई प्रोवोक करने की इरादा नहीं है, बट हम सख्ती से व्यवहार करते आए हैं, ये सख्ती आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सरकार की रणनीतियों पर प्रवीण तोगड़िया को भरोसा नहीं। वो आतंक खत्म करने का एक और तरीका बताते हैं और चाहते हैं कि कोई उनसे सवाल भी ना करे। यह हमला 100 करोड़ हिंदुओं पर है और 100 करोड़ उसका उत्तर देगा। कम से कम कश्मीरियों का सेव न खरीद कर वह उत्तर देगा। लेकिन अगर ऐसी घटना कहीं आगे जाकर किसी दूसरे स्टेट में होती है तो आपका ये जो रवैया है ये कायम रहेगा? जिस राज्य में हमला हो रहा है आप उस राज्य के पूरे प्रोडक्ट को बैन करने की बात कर रहे हैं? नहीं मिस्टर, तमीज से बात करो। कश्मीर का आतंकवादी का समर्थन मुसलमान सेना पर हमला कर रहा है इसलिए कह रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र में किसी नागरिकों ने सेना पर हमला किया? थोड़ी तमीज से पूछ। नहीं सर, आतंकवादी हमले को आप सामान्य लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। आप तमीज से बात करो। लेकिन सर आतंकवादियों का जो उद्देश्य है कि दो धर्मों के साथ, दो धर्मों के बीच, प्रवीण तोगड़िया सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो गुस्सा होकर चले जा रहे हैं, क्योंकि सवाल बिल्कुल सीधा है कि जो हमला हुआ है उसको सामान्य लोगों के साथ जोड़ने में मतलब क्या तर्क उनको दिखाई देता है? क्योंकि जो हमला करने वाले हैं वो तो चाहते ही है कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में दरार पैदा हो। प्रवीण तोगड़िया पूरे कश्मीर को आतंक के चश्मे से दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? एक आम कश्मीरी को आतंकी बताने की कोशिश तोगड़िया क्यों कर रहे हैं? तोगड़िया कश्मीर को चीन की तरह क्यों देखते हैं? क्यों चीन के सामान की तरह कश्मीर के सामान का बहिष्कार करने की बात कहते हैं? क्या तोगड़िया भारत के हिस्से कश्मीर को दूसरे देश चीन की तरह देखते हैं? Pilgrims are welcome. All pilgrims. Welcome. All pilgrims. Welcome. All pilgrims. All tourists. Welcome. इन सवालों को उठाने की वजह इन तस्वीरों में छिपी है। आतंकी हमला हुआ तो कश्मीर में देखिए लोग कैसे दहशतगर्दों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर की ही जनता आतंक के अंधेरे के खिलाफ आवाज उठा रही है। फारूक अब्दुल्ला के बहुत सारे बयानों पर आपत्ति आपको हो सकती है, लेकिन अब सुनिए कैसे वो आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बात देश से करते हैं। I appeal to everyone in my nation. Please come in large numbers so that you can defeat these elements who want to destroy our nation. Come and show them that you're not afraid. That is what is very important. आतंक को खत्म करने के लिए धर्म के चश्मे से बचेंगे तो हर मुद्दे पर राजनीति करने की बीमारी देश में आड़े आ जाती है। जरूरत है इसका भी इलाज पहले हो।
कि हुकूमत क्या कर रही है। वहां पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार है और बीजेपी जब पावर में है तो फिर से अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है। तो इसलिए हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस बात का जवाब दे कि इस तरह के वाक़या क्यों हो रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, बीजेपी पीडीपी जब से गवर्नमेंट बनी, ना तो वहाँ पर कोई मैनेजमेंट है, ना तो वहाँ पर कोई गवर्नेंस है। इसीलिए ये तमाम चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कश्मीर के ताल्लुक से, क्योंकि वो पावर में है, उनको एक कंस्ट्रक्टिव काम वहाँ पर करने की ज़रूरत है। जब आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि इस तरीके की शायद हो सकती है कोई हमला, तब उसके बावजूद आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं ले पाए? बताओ कौन है गुनहगार? पता है सरकार को, वही हम मांग रहे, बताओ कौन है? अमेरिका पर इतना बड़ा ये हमला हुआ 9/11, लोग कहते हैं 9/11, उसके बाद आपने क्या देखा? कोई थोड़े ना कह रहा था कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये हमारे लोग, ये हम अपने ही लोगों को ब्लेम करने में लग जाते हैं। उसने ये नहीं किया। उसने सबसे पहले जो उसके ये 9/11 के लिए जो लोग जिम्मेवार थे, अलकायदा, उसके पीछे जाना प्रारंभ किया। वो लोग जहां शेल्टर लिए हुए थे अफगानिस्तान, उस पर हमला किया। ये है, पहले आप जो आपको मारा है पहले उसको वापस मारिए। आतंक के खिलाफ बेहद जरूरत है एकता की, जो देश की ताकत है। अगर आपको रत्ती भर भी ऐसा लगता है कि आंख के बदले आंख से आतंक का कांटा निकाला जा सकता है, और अगर आपको इंच मात्र भी ऐसा लगता है कि प्रवीण तोगड़िया के अतिवाद से दहशत का जहर नष्ट किया जा सकता है, तो आपके लिए ये तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आसमान को छूते धुएं को देखिए और करीब जाकर खंडहर हो चुके अब पूरे शहर को देखिए। दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी हो चुकी इमारतों को देखिए। यह इराक का शहर मोसुल है, जहां 3 साल बाद आतंकी संगठन ISIS का सफाया हुआ तो इराक का झंडा जरूर लहराने लगा, लेकिन जान लीजिए, आंख के बदले आंख के सिद्धांत से एक पूरा शहर खत्म नजर आता है। आप फिर कहेंगे, अरे भाई अगर ऐसा है तो भारत में पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद का अंत कैसे होगा? तो मिलिए राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर से। राजीव चंद्रशेखर जो पाकिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पहले ही ला चुके हैं। इनकी मांग है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। राजीव एक बार फिर अपनी मांग संसद में उठाने जा रहे हैं। सरकार ने एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया था कि उनको ये लॉ की जरूरत नहीं है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करें। तो इसीलिए मैंने वो प्राइवेट मेंबर्स बिल को विड्रॉ करके 28 जुलाई को मैं एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंटेरियंस और एमपीज मिलकर रिजॉल्व करेंगे कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करें। और उस रेजोल्यूशन के बाद मुझे लगता है सरकार एक तरफ से पार्लियामेंट का एक आवाज़ सुनकर स्टेप्स लेंगे पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने। ये मेरा एक उम्मीद है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाएगा तो क्या होगा, अब ये समझिए। दुनिया में इस वक्त 3 देश आतंकी देश घोषित हैं, ईरान, सूडान और सीरिया। प्रतिबंध की वजह से इन देशों से आयात और निर्यात पर कड़ी पाबंदियां हैं। कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं। वर्ल्ड बैंक और दूसरे बड़े आर्थिक संस्थानों से कर्ज नहीं मिलता और ऐसे देशों के नागरिकों को वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, इसी तरीके से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद की कमर कैसे भारत तोड़ सकता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि देश संयम के साथ आतंक के खिलाफ एकता के सूत्र में बंधकर आवाज उठाए। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर तय रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।
और अब आपको दिखाते हैं मूसलाधार करप्शन का सबूत दे रहे नए डीएम भवन की तस्वीर। यह तस्वीर यूपी के बस्ती से आई है। यूपी में बस्ती से आई भ्रष्टाचार की पोल खोलती तस्वीर देखिए। ये बस्ती का नया बना डीएम दफ्तर है। पिछले महीने ही शुभारंभ हुआ है। पहली बारिश ने ही इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। थोड़ी सी बारिश में ही डीएम दफ्तर के फाइल रूम का हाल देखिए। सारी फाइलें गीली हो चुकी हैं। पंखे से पानी, जगह जगह दीवारों पर सीलन, टपकती बूंदों से बचने के लिए टेबल पर डस्टबिन रखना पड़ा। आप भी यहाँ अर्जी देने आएंगे तो इसी तरह छाते और रेनकोट में आना पड़ेगा। पानी का लीकिंग है यहाँ, और फाइल इधर उधर हम लोग करके बचा रहे हैं। थोड़ा बहुत फाइल भीग भी गई है। एक महीना में हमारे सब यहाँ शिफ्ट भयान है। लेकिन पहले कई बिल्डिंग ठीक से बना हो तो काहे छुआ पानी। इस बार भारी बरसात हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं कहीं सीलन आ गई है। जब नया कंस्ट्रक्शन होता है कुछ न कुछ कमियां आती हैं, बाकी कोई मेजर कमी नहीं है। दिक्कत तो ये है, कागज भी जा रहा है, सरकार गलत करी है, इसमें नंबर 2 का काम कराई है। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। पिछले ही हफ्ते शुक्रवार को हमने आपको घंटी बजाओ की एक मुहिम से जोड़ा था। एक देश, एक शिक्षा, एक फीस के मुद्दे पर घंटी बजाई थी। देश के दर्शकों ने समर्थन की आवाज हमारे साथ जोड़ दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जब रातों रात नोटबंदी या जीएसटी ला सकते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं बदल सकते। जिस व्यक्ति ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है उसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगे, तो देखते हैं नेताओं के बच्चे कैसे सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं। एक देश, एक शिक्षा, एक फीस का सिस्टम पूरे देश में लागू होना चाहिए, इससे मैं संतुष्ट हूँ। एबीपी न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जो स्कूल्स के बारे में बताए हैं घंटी बजाओ में। सरकारी लोगों को, कलेक्टर को, मंत्री को, अफसरों को, इनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तब जाके इस देश की व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से सुदृढ़ होगी। अगर ऐसे हर लोग करने लगे तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया दुरुस्त हो जाए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।